यूपी में आज से ठीक चौथे दिन चुनाव है। 20 नवंबर को वोटिंग और 22 को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए योगी ने आज ताबड़तोड़ प्रचार किया। फूलपुर और खैर में योगी ने रैली की तो सीसामऊ और गाजियाबाद में रोड शो किया। अब योगी कल महाराष्ट्र जाएंगे, लेकिन इससे पहले योगी ने उपचुनाव में बंटवारा रोक दिया है। योगी ने 9/9 के लिए अपना आखिरी पत्ता चल दिया है। यूपी में योगी ने अपना मुस्लिम फॉर्मूला अप्लाई किया है। योगी का मुस्लिम फॉर्मूला क्या है, यूपी में बंटवारा कैसे रुकने वाला है, इस रिपोर्ट में समझिए। मऊ में दो बाइकों के बीच टक्कर और पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई। सीओ घायल हुए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सुक्खू राजभर अस्पताल में भर्ती। तो लिया था चाबी स्कूटी रोने का, उसमें चाकू था। वो बोला तेरे को मारूंगा, अभी मारूंगा। वो सब सुनने करा और रखे चले गए वो लोग। मैं भी चला गया, अपनी भतीजी लोग बैठाया था उन लोग खोजने के लिए। जब उधर गया बैठाने के लिए तो पीछे से आया, मारने लगा। बात खोटी थी। बाइक टक्कर में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन बात अपनी ताकत दिखाने पर आ गई। तभी शोएब ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया। परिवार के साथ आ रहे सुक्खू को उसकी हैसियत दिखाने की बात आ गई थी। शोएब अपनी पावर और अपने मोहल्ले की पावर दिखाना चाहता था। बिल्कुल ऐसे ही दंगा स्टार्ट होता है। पंप एक्शन गन, इधर आइए ना, आगे आइए आप। तभी फोर्स दो टोली में फालिन हो जाए तो दो टोली में फोर्स फालिन हो जाए। एक टोली में इधर, एक टोली में इधर। 12 आगे करिए, 12 इसके पास निकालिए। दो टोली में हो जाए, दो टोली में। मऊ में जो हुआ लगभग ठीक वैसे ही दंगा दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच शुरू होता है और फिर ताकत दिखाने की बात आ जाती है। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार न होती, अगर यूपी में योगी की पुलिस इतनी ज्यादा एक्टिव न होती, तो मऊ की आग इस वक्त भी भड़क रही होती। अभी जो मऊ में सड़कें नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, यहाँ वज्रवाहन सायरन बजाते हुए घूमते दिखाई देते। अब पूरे इलाके में इस समय शांति है और जगह जगह इस तरह से पुलिस तैनात है। यहाँ मधुबन तिराहे पे भी पुलिस है और यहाँ जितनी दुकानें हैं वहाँ भी पुलिस है, चौराहे पे भी है। और आगे जो रास्ता सुक्खू के घर को जा रहा है और उसके आगे जो शोएब का घर है वहाँ भी पुलिस है। लखनऊ में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, यूपी में किसकी सरकार है, इसका असर मऊ जैसे हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले पर पड़ता है। आप याद करिए, इसी मंच पर श्रीमती जयापाल भी है, पूजा पाल भी है। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? किस प्रकार का अत्याचार हुआ था? कोई पूछने वाला था? कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। क्या हुआ था उनके साथ? कृष्णानंद राय के साथ रमेश यादव भी थे, रमेश पटेल भी थे, 7 अन्य लोग थे। सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुकांत माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे। फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। मऊ में कानून ने अपना काम किया। शोएब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस एक्शन में है। अगर सरकार दूसरी होती या ये वक्त 2017 से पहले का होता तो फिर जाति देखकर, धर्म देखकर, वोट बैंक देखकर फैसला लिया जाता।
ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तरीके से समझाई। अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलनी नहीं की, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। यूपी में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। जो कुछ भी हो रहा है या होगा उसको उपचुनाव से जोड़ा जाएगा। मऊ जिले में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन मऊ से 175 किलोमीटर दूर फूलपुर में 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। मऊ की बातें फूलपुर में भी हो रही है। वहीं से योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी में क्या फर्क है ये बता दिया। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। बहनों और भाइयों, इनको विकास से कौन मतलब है? इनको युवाओं से कौन मतलब रह गया है? इनको किसानों से कौन मतलब रह गया है? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफरी परिवार का विकास। उससे ऊपर सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। यूपी का उपचुनाव सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच का चुनाव है, या यूं कहें 2027 में किसका चयन होगा उसका ट्रेलर है। शुक्रवार को अखिलेश यादव जहां प्रचार करने गए, वहां अखिलेश ने जो बोला उसका जवाब योगी ने ठीक उसी जगह पर दिया। चुनाव में फैसला वोट डालने से होता है, लेकिन वोट डालने वाला किसको वोट डालना है इसका फैसला कई पहलुओं को देखकर करता है। मुद्दे तो अहम ही लगते हैं, लेकिन सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सामने वाला एग्रेसिव है या फिर डिफेंसिव है, चुनाव में फंस रहा है या जीत का परचम लेकर बढ़ रहा है, बहुत कुछ देखा जाता है। क्योंकि कोई भी वोटर अपना वोट हारने वाले को नहीं देना चाहता है। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ हर पॉइंट में आगे दिख रहे हैं। उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ उतरे हैं। ये नारा सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, बल्कि नारे का इतिहास भी है और नारे का साइड इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ एक सीट पर जाकर बता रहे हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा?
क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, तो गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव है। मिल्कीपुर का नंबर अभी नहीं आया है। 9 सीटों पर पड़ रहा किसकी तरफ झुकेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। चुनाव के शुरुआत में मामला बराबर का था। योगी का पलड़ा ज्यादा भारी हो रहा है। 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी जोर करेगी, कितना भी सरकारी मशीनरी का उपयोग करेगी, लेकिन जनता इस बात को साबित करेगी कि ये सरकार और जनता के बीच लड़ाई है। और जब सरकार और जनता के बीच लड़ाई होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, सरकार हमेशा हारी है, जनता जीती है। समझिए? तो इसलिए 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और जो हमारा इंडिया गठबंधन है, 9 सीटों पर हम जीतेंगे। आज मैं स्वयं कानपुर की सभाओं में जा रहा हूं। आप देखेंगे हजारों हजार वोट से हम जीतेंगे। बीजेपी ने इस चुनाव को चैलेंज बना दिया है और इस चैलेंज में योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हर कोई एक साथ एक मकसद से जुड़ा है। मकसद एक ही है, समाजवादी पार्टी को हराना। अखिलेश की सबसे बड़ी ताकत M+Y फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की काट भी बीजेपी ने निकाल ली है। अब अखिलेश की बिरयानी से तेज पत्ता गायब होने वाला है। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी। वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की 3 पार्टी हो जाएगी। उसको प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचो, जैसे बिरयानी से तेज पत्ता निकाल दिया जाए तो तेज पत्ते का कोई स्वाद बिरयानी को नहीं मिलेगा। बिरयानी एकदम बेकार लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी बताना? अब फिर आपको तेज पत्ता समझ रखा समाजवादी पार्टी ने। जब सरकार बना ली तो आप देखिए, ओहदे जब बढ़ते हैं तो आपका उसमें कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए मैं मित्रों, दोस्तों, आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, एक बार आप रामवीर सिंह को जिताओ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचो। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचो। एक बार आप देश के बारे में सोचो। एक बार उत्तर प्रदेश के बारे में सोचो। कटेरी की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद ली है और लालजी वर्मा की पत्नी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। दबाव कितना है वो दिखाई दे रहा है। आप पैसा देखो, बड़े भाई सुनिए क्या अखिलेश यादव की इस हेडलाइन को देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं करहल भाजपा नहीं जीत पाएगी। करहल तो बीजेपी बस एक बार जीती है। करहल यादव परिवार का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर क्या अखिलेश यादव को 2002 वाला डर लग रहा है?